तो लास्ट पार्ट में रायकॉन सबको डोमिनेट कर रहा था, बहुत ही बुरी तरीके से गोकू वेजिटा और सबको बीट कर रहा था। लेकिन जैसे ही गोकू रायकॉन को ज़ेनो की पैलेस पे छोड़ करके आया था उस बीइंग से फाइट करने के लिए जिसके पास में ओमनी रिंग है, तो रायकॉन की धज्जियाँ उड़ा दी थी उस बीइंग ने। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसी ही स्टोरीज़ और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, गोकू अपनी इमॉर्टैलिटी रिंग की मदद से रायकॉन को हील कर देता है, लेकिन रायकॉन जैसे ही अपने होश में आता है वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है। रायकॉन छुपने की जगहें ढूंढने लगता है, वो पेड़ के पीछे या फिर स्टोन के पीछे जा कर के छुपने लगता है। ज़ेनो कहता है, ये क्या हो गया रायकॉन को? अभी तक तो रायकॉन किसी से नहीं डर रहा था और बर्जर्क जा जा करके सबको बीट कर रहा था, और अब ये घबरा रहा है, लेकिन आखिर किस चीज़ से? तो गोकू कहता है, लॉर्ड ज़ेनो मुझे लगता है कि उस बीइंग ने काफ़ी बुरी तरीके से डरा करके रख दिया है रायकॉन को, इसीलिए इतना घबराया हुआ है और हमसे छुप रहा है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, लेकिन आखिर कैसे? रायकॉन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, उस बीइंग ने आखिर इतनी आसानी से रायकॉन को कैसे बीट करके रख दिया है? तो गोकू कहता है, लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट मुझे लगता है कि उस बीइंग ने अपनी मैनिपुलेशन रिंग का इस्तेमाल किया है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, क्या मजाक कर रहा हो गोकू? रायकॉन इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसके ऊपर कोई भी मैनिपुलेशन काम ही नहीं करता है, तो आखिर ये रायकॉन के बच्चे को वो मैनिपुलेशन रिंग की वजह से कैसे ही हरा सकता है? तो ज़ेनो कहता है, नहीं ग्रैंड प्रिस्ट, मुझे लगता है कि गोकू एकदम ठीक कह रहा है। माना कि रायकॉन के ऊपर टाइम मैनिपुलेशन, क्वांटम मैनिपुलेशन और स्पेस टाइम मैनिपुलेशन जैसी चीज़ें नहीं इफ़ेक्ट करती हैं, लेकिन एक ऐसा मैनिपुलेशन है जिससे कि रायकॉन भी इम्यून नहीं है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, आखिर वो कौन सा मैनिपुलेशन है लॉर्ड ज़ेनो? तो ज़ेनो कहता है, वो है रियलिटी मैनिपुलेशन। वो रियलिटी मैनिपुलेशन से रायकॉन के दिमाग में घुस गया और रायकॉन को ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाने लगा जिससे कि शायद से रायकॉन पास्ट में डरता हो या फिर उसका पास्ट में कुछ ट्रॉमा रहा हो जिसको कि उस बीइंग ने ट्रिगर करा दिया, जिसकी वजह से रायकॉन काफ़ी ज़्यादा घबरा गया और उस बीइंग को मौका मिल गया रायकॉन को बीट करने का। इसीलिए वो रायकॉन को इतनी ईजिली बीट कर पाया, वरना तो रायकॉन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसको तो वो बीइंग हरा ही नहीं सकता है। गोकू कहता है, ओ, तो रायकॉन को हराने का ये तरीका है। हम रायकॉन को अपनी पावर्स और एनर्जी से नहीं हरा सकते हैं, उसको हराने के लिए पहले हमें उसके दिमाग में जाना होगा, उसके दिमाग के साथ छेड़छाड़ करना होगा ताकि वो खुद को ही डरा दे, इसके बाद ही हम उसको हरा सकते हैं। ज़ेनो कहता है, एग्जैक्टली। खैर, बहुत बकवास हो गई, पहले हमें उस रायकॉन को संभालना होगा इससे पहले कि कोई और प्रॉब्लम हो जाए। और गोकू वेजिटा, आखिर तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो? तुम लोग तो उस आखिरी और तीसरी ओमनी रिंग की खोज में गए थे ना, तो फिर तुम लोगों का वापस कैसे आना हुआ? तो गोकू कहता है, लॉर्ड ज़ेनो, मैं और वेजिटा उस तीसरी और आखिरी ओमनी रिंग की खोज में तो गए थे, लेकिन तभी हम दोनों को लगा कि वो ज़ायकोर का बच्चा हमसे काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गया होगा, इसीलिए हम दोनों को ब्रोली की ज़रूरत पड़ेगी ताकि हम डायमेंशंस को और जल्दी जल्दी छान सकें। इसीलिए हम वापस आ गए ताकि हम ब्रोली को भी अपने साथ ले जा सकें। और मैं ये बात स्टार्टिंग में बताना भूल गया था कि गोकू और वेजिटा वापस आ गए थे, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। खैर, तो ब्रोली कहता है, लेकिन गोकू वेजिटा, मैं तुम्हारे साथ कैसे ही चल सकता हूँ? अगर मैं तुम लोगों के साथ में जाऊँगा तो फिर इस अर्थ को कौन संभालेगा? इस पूरे मल्टीवर्स को कौन संभालेगा? ज़ेनो कहता है, नहीं ब्रोली, तुम गोकू और वेजिटा के साथ जाओ। गोकू वेजिटा एकदम ठीक कह रहे हैं, उनको तुम्हारी सख्त ज़रूरत है, और इस मल्टीवर्स की और तुम्हारे प्लेनेट अर्थ की बिल्कुल भी चिंता मत करो, उसको मैं संभाल कर रखूँगा। उस पर एक आँच तक नहीं आ सकती है जब तक मैं यहाँ पे हूँ। ब्रोली कहता है, ठीक है लॉर्ड ज़ेनो, जैसा आप कहें। जिसके बाद ब्रोली, गोकू और वेजिटा ये तीनों ही निकल जाते हैं वापस से तीसरी और आखिरी ओमनी रिंग की खोज में। तभी ज़ेनो, ग्रैंड प्रिस्ट, बीरस और वीस रायकॉन के नज़दीक जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रायकॉन उनसे बार बार दूर भाग रहा होता है, मानो कि वो डर रहा हो किसी चीज़ से। ज़ेनो ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है, ग्रैंड प्रिस्ट, मुझे लगता है कि हम सबको देख करके ये रायकॉन डर रहा है, इसीलिए तुम लोग रायकॉन की नज़रों से चले जाओ और मैं रायकॉन के पास जा कर के उससे बात करने की कोशिश करता हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, लेकिन लॉर्ड ज़ेनो, ये चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि आपको भी पता है कि रायकॉन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और हो सकता है कि ये सब रायकॉन की एक चाल हो हम सबको फंसाने के लिए।
ज़ेनो कहता है नहीं ग्रैंड प्रिस्ट, उसका जैसा हाल था और जैसा ये बिहेव कर रहा है मुझे लग रहा है कि रायकॉन कुछ गलत नहीं कर रहा। उसे वाकई में रियलिटी मैनिपुलेशन की मदद से काफ़ी ज़्यादा डरा दिया गया है। इसीलिए तुम लोग यहाँ से जाओ और मैं अकेला जाऊँगा इस रायकॉन के पास में। वीस कहता है लेकिन लॉर्ड ज़ेनो। ज़ेनो कहता है बस वीस, मुझे और कुछ भी नहीं सुनना, तुम सब यहाँ से चले जाओ, ये मेरा ऑर्डर है। तभी ग्रैंड प्रीस्ट बीरस और वीस के साथ में वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद में ज़ेनो धीरे धीरे करके रायकॉन के नज़दीक पहुँचता है, लेकिन रायकॉन काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा होता है। ज़ेनो जैसे ही रायकॉन के नज़दीक पहुँचता है वो कहता है क्या हुआ रायकॉन, तुम इतना ज़्यादा घबरा क्यों रहे हो? तुम तो एक लेजेंडरी सेयन हो ना, तुम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग हो इस मल्टीवर्स के, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग होने के बावजूद भी तुम डर रहे हो। आखिर ऐसी कौन सी चीज़ देख ली तुमने कि तुम इतना ज़्यादा डर रहे हो? क्या हो गया है तुमको? तो रायकॉन कहता है मैं लेजेंडरी सेयन नहीं, मैं कोई लेजेंडरी सेयन नहीं हूँ, मैं एक पापी हूँ। मैंने बहुत सारे पाप किए हैं और मैं उससे नहीं उभर सकता हूँ। मैं कोई लेजेंडरी सेयन नहीं हूँ, मैं बस एक बुरा सा बीइंग हूँ जो कि लोगों का अच्छा नहीं कर सकता। ज़ेनो कहता है लेकिन हुआ क्या रायकॉन, तुमने ऐसे कौन से बुरे काम कर दिए जो तुम इतने ज़्यादा घबरा रहे हो और इतना ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हो? रायकॉन कहता है मैं तुम्हें क्यों बताऊँ उस बारे में, मैं तुम्हें नहीं बताऊँगा, तुम होते कौन हो मुझसे ये चीज़ पूछने वाले? ऐसा बोल करके रायकॉन वहाँ से और पीछे जाने लगता है। तभी ज़ेनो कहता है अच्छा रुक जाओ, तुम मुझे ये मत बताओ कि आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुमने क्या गलतियाँ की हैं, लेकिन तुम मुझे ये तो बता ही सकते हो ना कि आखिर तुम्हारी फैमिली कहाँ पे है और तुम्हारी फैमिली अभी क्या कर रही है। ये जिस जैसे ही रायकॉन सुनता है वो रुक जाता है और वह ज़ेनो की तरफ मुड़ता है। रायकॉन गुस्सा होता है और वो कहता है तुम्हारी जुर्रत भी कैसे हुई मेरी फैमिली का नाम लेने की। ऐसा बोल करके सीधे रायकॉन जा करके ज़ेनो को पकड़ लेता है और कहता है अगर तुमने एक बार और मेरी फैमिली का नाम लिया तो फिर मैं तुम्हें यहीं पे मार डालूँगा। ज़ेनो कहता है मुझे पता ही था, मुझे लग ही रहा था कि उस बीइंग ने तुम्हें रियलिटी मैनिपुलेशन की मदद से अपनी फैमिली दिखाई है, जिसको देख करके तुम इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो गए। इसका मतलब तो यही है कि तुम्हारे फैमिली के साथ में अच्छे रिलेशंस नहीं थे और डेफिनेटली तुमने फैमिली के साथ में कुछ गलत किया है। इसकी वजह से तुम इतने ज़्यादा घबरा रहे हो और ट्रॉमेटाइज्ड हो। क्या तुम ये बता सकते हो अगर तुमने क्या किया अपने फैमिली के साथ में? तभी रायकॉन की पावर लेवल दोबारा से बढ़ने लगती है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। रायकॉन कहता है मैंने बोला ना, अगर तुमने एक बार और मेरी फैमिली का नाम लिया तो मैं तुमको यहीं पर मार डालूंगा ज़ेनो। ज़ेनो कहता है ठीक है, तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन मुझे मार करके तुम्हारी फैमिली वापस नहीं आने वाली है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार दोगे, इससे तुम्हें शांति मिलेगी, तो तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन जब तक तुम अपनी बातों को दूसरों से शेयर नहीं करोगे तब तक तुम बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं करोगे और तुम एक बीस्ट ही कहलाए जाओगे। तभी रायकॉन ज़ेनो को छोड़ देता है और उसकी पावर लेवल नीचे जाने लगती है। रायकॉन कहता है मैं हमेशा से एक बीस्ट ही था, सब लोग मुझे बीस्ट ही कहते थे, सब लोग मुझसे डरते ही थे हमेशा से, कोई भी मेरे साथ नहीं रहता था, सब लोग मुझसे दूर भागते थे और मुझसे डरते थे। सबको लगता था कि अगर उन्होंने कोई गलती कर दी मेरे सामने तो मैं उनको मार डालूँगा, लेकिन मैं कभी ऐसा था ही नहीं। मैं तो बस प्यार चाहता था, मैं तो बस लोगों के साथ में मिलना चाहता था, लेकिन लोग मुझसे दूर भागते थे। मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे पास जो पावर्स हैं वो एक शराब है। इतनी ज़्यादा पावर होने के बावजूद भी मैं लोगों से बात नहीं कर सकता हूँ, मैं लोगों से मिल नहीं सकता हूँ, तो क्या फ़ायदा है इन पावर्स का? ज़ेनो कहता है लेकिन इन सब का तुम्हारी फैमिली से क्या लेना देना है? तो रायकॉन कहता है मेरी फैमिली, हाँ, वो तो बस मेरे नाम की फैमिली थी। वो लोग भी मुझसे डरते थे, उनको लगता था कि अगर मैं ज़्यादा गुस्सा हो जाऊंगा तो फिर मैं उन सबको मार डालूंगा एक एक करके। इवन वो मेरे पीठ पीछे ये प्लान बनाते थे कि कैसे वो मुझे मार सकते हैं ताकि मेरा भाई बन सके लेजेंडरी से। ज़ेनो कहता है तुम्हारा भाई भी है? रायकॉन कहता है नहीं, था। जैसे ही मुझे ये बात पता चली थी कि मेरे ही घर वाले मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं मुझे मारने के लिए, ताकि मेरा भाई एक लेजेंडरी सेयन कहलाया जाए और वो एक लेजेंडरी सेयन बन जाए, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरी लगी और मैंने अपने ही भाई को मार डाला। जिसके बाद में
मैंने अपने पूरे फैमिली मेम्बर्स को मार डाला। ऐसा करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि वो लोग मेरे सामने भीख मांग रहे थे अपनी लाइफ की, लेकिन मैंने उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। उन्हें तड़पा तड़पा के मारा मैंने, जिसके बाद से मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने लगा लोगों को तड़पाने में। और मैं एक लेजेंडरी सैयन से बन गया एक बीस्ट, एक ऐसा बीस्ट जिसे कि कोई भी नहीं रोक सकता था, जिससे कि हर कोई डरते थे। और इस चीज़ को मैं बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं करता था कि मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ। लेकिन आज उस बीइंग ने मुझे ऐसी रियलिटी दिखाई है, जिसे देखने के बाद मुझे समझ में आ गया कि किसी को मारना या फिर तड़पाना ज़्यादा अच्छी बात नहीं होती है। ज़ेनो सोचता है ये तो अच्छा हुआ, रायकॉन ने उससे सही फाइट कर ली। भले ही रायकॉन उस बीइंग को हरा नहीं पाया, लेकिन रायकॉन कम से कम ये तो समझ पाया ना कि उसे मॉर्टल्स को नहीं मारना चाहिए और उसने क्या गलती की है इतने सालों में। अब हमें रायकॉन को कैद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब मुझे लगता है कि ये सुधर चुका है और अब ये कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करने वाला है। रायकॉन कहता है तुम हंस क्यों रहे हो आखिर मुझे देख करके? मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है। ज़ेनो कहता है मुझे हंसी नहीं आ रही है, मुझे तुम्हें देख करके काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है। कम से कम तुमने अपनी गलती को समझा और अब तुम अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो। लेकिन रायकॉन, क्या मैं ये जान सकता हूँ आखिर तुम्हारा भाई था कौन जिसको तुमने मारा है? तो रायकॉन कहता है क्या ही फ़र्क पड़ता है, अब तो वो मारा जा चुका है। ज़ेनो कहता है लेकिन एक बार बताओ तो आखिर तुम्हारे भाई का नाम क्या था? तो रायकॉन कहता है उसका नाम था ज़ायकॉर, जो कि मेरा भाई था और वो भी मेरी तरह ही स्ट्रॉन्ग था, लेकिन मुझसे ज़्यादा नहीं। ज़ेनो कहता है ज़ायकॉर वो तुम्हारा भाई है? क्या बात कर रहे हो, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? तो रायकॉन कहता है तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? क्या तुम ज़ायकॉर को जानते थे? लेकिन आखिर ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? ज़ायकॉर को तो मैं कब का मार चुका हूँ। तभी ज़ेनो सोचता है नहीं, मुझे रायकॉन को ज़ायकॉर के बारे में नहीं बताना चाहिए। अगर रायकॉन को ज़ायकॉर के बारे में पता चल गया तो दोबारा से ये बीस्ट बन जाएगा और ज़ायकॉर को ढूंढने लगेगा पूरे एग्जिस्टेंस में, और उसके सामने जो कोई भी आएगा वो सब कुछ तबाह करता जाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि फ़िलहाल मैं इस रायकॉन को ज़ायकॉर के बारे में ना बताऊँ। रायकॉन कहता है क्या हो गया, अभी तो तुम्हारे चेहरे पे एक स्माइल थी और ज़ायकॉर वाली बात सुन करके तुम एकदम से शॉक में आ गए और कुछ सोचने लगे। क्या तुम ज़ायकॉर को जानते हो? मुझे सच सच बताओ, क्या वो अभी भी ज़िंदा है? अगर हाँ तो मैं उसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। ऐसा बोल करके रायकॉन ज़ेनो को दोबारा से पकड़ लेता और कहता है मुझे सच सच बताओ, क्या तुम ज़ायकॉर के बारे में जानते हो या फिर नहीं? ज़ेनो कहता है मैं कैसे ही जानता होगा उस ज़ायकॉर के बारे में, वो तो तुम्हारा भाई था ना। मैंने तो कभी ऐसा सीन देखा ही नहीं जिसका नाम ज़ायकॉर हो या फिर जो तुम्हारे जितना स्ट्रॉन्ग हो। रायकॉन ज़ेनो को छोड़ता है और कहता है हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी बात को मान लेता हूँ, और वैसे भी मैं ज़ायकॉर को तो मार ही चुका हूँ वो वापस से कैसे ज़िंदा हो सकेगा। खैर वहीं किसी डायमेंशन में गोकू, वजीटा और ब्रोली तीनों ही भटक रहे होते हैं उस तीसरी और आखिरी ओमनी रिंग को हासिल करने के लिए। तभी गोकू कहता है ब्रोली, वजीटा, मुझे लगता है कि हम एक एक करके डायमेंशन छानेंगे तब तो हमें कभी भी रिंग नहीं मिल पाएगी। इसीलिए बेहतर यही है कि हम तीनों अलग अलग डायमेंशन में दौड़ें, जिससे कि डायमेंशन भी जल्दी जल्दी क्लियर होंगे और हम लोगों को रिंग भी जल्दी मिल जाएगी उस ज़ायकॉर के बच्चे से। ब्रोली कहता है गोकू, क्या तुम्हारा दिमाग तो सही है? अगर हम तीनों अलग अलग चले जाएंगे तो फिर उस ज़ायकॉर के बच्चे को आसानी होगी हम सबको मारने में। अगर हम तीनों अलग अलग डायमेंशन में चले गए तो फिर वो ज़ायकॉर का बच्चा मुझे और वजीटा को काफ़ी आसानी से मार सकता है, क्योंकि हमारे पास में तुम्हारी तरह इमॉर्टैलिटी रिंग नहीं है। वजीटा कहता है ब्रोली, तुम एक सेयन हो करके इतना ज़्यादा डर रहे हो, वो भी उस ज़ायकॉर के बच्चे से? तुम तो सेयन्स के नाम पर कलंक हो ब्रोली। ब्रोली कहता है ओ, मैं सेयन्स के नाम पे कलंक हूँ? तुम्हें पता है ना वजीटा, जब पिछली बार मैंने तुमसे और कैकारॉट से फाइट की थी तो तुम दोनों का क्या हाल हुआ था? तुम्हें फ्यूज़ करना पड़ा था मुझे हराने के लिए, और तुम लोगों की कोई भी फॉर्म मेरे बेस फॉर्म के सामने ही नहीं टिक पा रही थी। क्या वो चीज़ मुझे तुम्हें याद दिलानी पड़ेगी वजीटा? और तुम कह रहे हो कि सियंस के नाम पे मैं कलंक हूँ, मुझे तो तुम लगते हो। गोकू कहता है ब्रोली, वजीटा, ये लड़ाई करने का समय बिल्कुल भी नहीं है, हमें लड़ाई नहीं करनी है, हमें उस थर्ड और आखिरी ओमनी रिंग को ढूंढना है इससे पहले कि वो ज़ायकॉर ढूंढ ले। ठीक है रहने दो,
हम लोग अलग अलग डायमेंशन में नहीं जाएंगे, हम लोग एक साथ एक एक डायमेंशन करके उस रिंग को ढूंढेंगे। तभी गोकू को एक अजीब सी की सेंस होती है। गोकू कहता है, वजीटा मुझे अभी एक की सेंस हुई है। वजीटा कहता है, की? आखिर किस चीज़ की? क्या तुम्हें ज़ायकोर की सेंस हुई है? क्या वो हमारी तरफ आ रहा है? तो गोकू कहता है, वजीटा क्या तुम्हें याद है जब हमने इमॉर्टैलिटी रिंग को ढूंढा था तो वो एक स्टोन के रूप में थी, और जैसे ही हमने उस स्टोन को छुआ था तो वो ब्लास्ट कर गया था, जिससे कि बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हुई थी। मुझे सेम वैसी ही एनर्जी महसूस हो रही है, वैसी ही की सेंस हो रही है। वजीटा कहता है, कैकारॉट इसका मतलब है कि उस ज़ायकोर के बच्चे ने तीसरी और आखिरी ओमनी रिंग को ढूंढ लिया है। गोकू कहता है, हाँ मुझे भी ऐसा ही कुछ लगता है, हमें जल्द से जल्द उसके पास पहुंचना होगा। मेरा हाथ पकड़ो तुम दोनों, मैं अभी उस एनर्जी के पास में टेलीपोर्ट करता हूँ। जैसे ही वजीटा और ब्रोली गोकू को टच करते हैं, गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके पहुंच जाता है एक डिमेंशन में जहाँ से गोकू को की सेंस हो रही होती है। गोकू, वजीटा और ब्रोली उस डिमेंशन में पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि वहाँ पे ज़ायकोर है जो कि रिंग के सामने खड़ा हुआ है। ज़ायकोर गोकू, वजीटा और ब्रोली की तरफ मुड़ता और कहता है, तुम लोगों ने आने में काफ़ी देर कर दी गोकू वजीटा, मैं तो तीसरी रिंग को हासिल कर चुका हूँ। गोकू कहता है, वैसे देखा जाए ज़ायकोर तो अभी तक तुमने उस रिंग को हासिल किया नहीं है, तुमने अभी तक उस रिंग को पहना नहीं है। तभी गोकू अचानक से ही ज़ायकोर के ऊपर हमला कर देता है और ज़ायकोर को एक ही पंच में उस रिंग से काफ़ी ज़्यादा दूर फेंक देता है, जिसके बाद में गोकू उस रिंग को पकड़ लेता है। और जैसे ही गोकू उस रिंग को पहनने जा रहा होता है, तभी ज़ायकोर अपनी ट्रू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर के गोकू के हाथ में कामेहामेहा मार देता है, जिससे कि गोकू के हाथ से वो रिंग छूट जाती है। ज़ायकोर कहता है, इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें ये रिंग ले जाने नहीं दूंगा। ऐसा बोल करके ज़ायकोर उस रिंग की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन उसके सामने वजीटा और ब्रोली आ जाते हैं। वजीटा कहता है, कैकारॉट तुम उस रिंग को पहन लो, तब तक मैं और ब्रोली मिल करके इस ज़ायकोर को मज़ा चखाते हैं। ज़ायकोर कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम दोनों मिल करके मुझे रोक सकते हो? तुम तीनों भी मेरे लिए काफ़ी नहीं हो, लेकिन अभी मेरे पास समय नहीं है। ऐसा बोल करके ज़ायकोर वजीटा और ब्रोली के ऊपर गट पंच मारता है और दोबारा से उस रिंग की तरफ बढ़ जाता है। और रिंग को हासिल करने के बाद में जैसे ही ज़ायकोर उस रिंग को पहनने जाता है, तभी गोकू भी ज़ायकोर के ऊपर कामेहामेहा मार देता है और वो रिंग ज़ायकोर के हाथ से भी छूट जाती है। जिसके बाद में गोकू बिना टाइम वेस्ट करते हुए उस क्रिएशन रिंग के पास जाता है और उसे भी पहन लेता है। उस क्रिएशन रिंग को पहनने के बाद में गोकू अपने आप को और भी ज़्यादा शक्तिशाली समझने लगता है। ज़ायकोर कहता है, ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, तुमने मेरे मुंह से रिंग को चुराया है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा गोकू। ऐसा बोल करके ज़ायकोर गोकू के ऊपर हमला करने जाता है, लेकिन गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन की मदद से वजीटा और ब्रोली को लेकर के पहुंच जाता है बीरस के प्लेनेट पे। जेनो, ग्रैंड ब्रिस्ट, बीरस, वीस और रायकॉन भी, ये सभी गोकू और वजीटा को देख करके हैरान हो जाते हैं। जेनो कहता है, गोकू, वजीटा, ब्रोली तुम लोग काफ़ी जल्दी आ गए यहाँ पे, क्या तुमने उस रिंग को हासिल कर लिया? तो गोकू अपना हाथ दिखाता है जिसमें कि उसने दोनों रिंग को पहना होता है। जेनो कहता है, वाह, आखिर तुम लोगों ने इतनी जल्दी से दूसरी रिंग को कैसे हासिल कर लिया? तो गोकू कहता है, लॉर्ड जेनो, उस ज़ायकोर के बच्चे ने हमारा आधा काम ऑलरेडी ईजी कर दिया था, उसने ऑलरेडी इस दूसरी रिंग को हासिल किया हुआ था, हमें तो बस जा करके उससे छीनना था, जो कि हमने आसानी से कर लिया। तभी वहाँ पे ज़ायकोर आता है, क्योंकि ज़ायकोर को पता था अगर वो बिना रिंग के पहुँचेगा उस बींग के पास में तो वो ऑलरेडी मरने वाला है। लेकिन ज़ायकोर जैसे ही बीरस के प्लेनेट पे आता है तो उसकी सबसे पहली नज़र जाती है रायकॉन के ऊपर। ज़ायकोर रायकॉन को देख करके शॉक भी हो जाता है और काफ़ी गुस्से में भी होता है। ज़ायकोर कहता है, तुम्हें आखिर बाहर किसने निकाला उस चेम्बर से? तभी अचानक से सभी को महसूस होने लगता है कि अचानक से रायकॉन की पावर लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करने लगा है, उसकी एनर्जी बढ़ने लगी है। जेनो कहता है, गोकू, वजीटा तुम लोग गलत समय पे ज़ायकोर को यहाँ पे ले आए हो, रायकॉन अब पूरी जगह तबाह करके रख देगा इस ज़ायकोर को मारने के चक्कर में। जिसके बाद में ज़ायकोर और रायकॉन एक दूसरे के सामने आ जाते हैं लड़ाई करने के लिए। रायकॉन कहता है, तुम जिंदा हो? आखिर तुम जिंदा कैसे हो?
मैंने तुमको मार डाला था। खैर, जो भी हो, इस बार तुम मुझसे नहीं बचने वाले हो। इस बार मैं पूरी तरीके से तुमको मार डालूंगा ज़ायकोर। आखिर क्या रायकॉन और ज़ायकोर की फ़ाइट में कुछ बहुत बड़ा घमासान होने वाला है, या फिर रायकॉन सिंगल हैंडेडली ही ज़ायकोर को हरा देगा? और आखिर अब उस बींग का क्या होगा? उसके 3 रिंग हासिल करने वाले सपने में तो पानी फिर गया, क्योंकि 2 रिंग तो गोकू ने हासिल कर ली है। अब आखिर उसका अगला प्लान क्या होने वाला है? क्या वो इस टाइमलाइन को भी छोड़ के चला जाएगा? वेल, वो सब तो तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।